हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेटा हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो पहले जो पॉइंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे चार्ज को। जब तक हमें इस चैप्टर में बेटा चार्ज क्लियर नहीं होगा, ना तो हम कूलम फोर्स समझ पाएंगे, ना तो हम सुपरपोजिशन समझ पाएंगे, ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, टॉर्क, गॉस। तो ये हमारा एक तरीके से बेस रहेगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक बात, बेसिक डेफिनेशन से कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज किसी भी मैटर की क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड। अब ये तो है किताबी डेफिनेशन, वो हमें समझ आए ना आए, लेकिन इसको हम समझेंगे दूसरे तरीके से। जैसे अब सबको पता है ये दुनिया बनाई गॉड ने ही बनाई है। तो जब गॉड ने दुनिया को बनाया तो बेटा उसने मैटर बनाया। क्या बनाया? मैटर बनाया। अब जैसे इंसान बनाए तो इंसान को बहुत सारे गिफ्ट दिए, आंखें दी, दो हाथ दे दिए, दो पैर दे दिए। तो जब मैटर बनाया तो मैटर को भी उसने दो प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए। एक गिफ्ट जिसको आपने 11th क्लास में पढ़ा था, मास। जैसे ही इंसानों को इस गिफ्ट के बारे में पता चला, इसके ऊपर भर भर के लेक्चर बन गए। ग्रेविटेशन, बहुत अच्छे से डिटेल में आपने पढ़ा होगा ये कि मैटर का पहला गिफ्ट मास था, जिसपे हमने भर भर के ग्रेविटेशन कर लिया। यानी कि मास अपनी वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स बनाता है। और दूसरा गिफ्ट क्या है? दूसरा गिफ्ट है चार्ज, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं कहां पर? 12th क्लास में पढ़ेंगे, यानी पढ़ ही रहे हैं अभी हम लोग। तो पहला गिफ्ट मास था, दूसरा गिफ्ट चार्ज था। मास की वजह से हमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट दिखाई दिया, तो चार्ज की वजह से क्या दिखाई देगा? इसकी वजह से हमें दिखाई देगा इलेक्ट्रिक फोर्स। आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो मेरे ख्याल से अब आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि चार्ज होता क्या है। जैसे मास गिफ्ट है, वैसे चार्ज भी क्या है? गिफ्ट है। किसका? मैटर का। अब ये दोनों गिफ्ट है बेटा, जैसे ही मैटर बनेगा ये उसमें बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। तो इसीलिए ये वर्ड यूज करा गया है, क्या? इंट्रिंसिक, मतलब उसके अंदर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि ये मैटर बन गया, साल दो साल घूमा फिरा, फिर इसको कहीं से चार्ज मिला, वो उसके अंदर पहले से ही रहता है। तो आई होप आप सभी को चार्ज की डेफिनेशन क्लियर होगी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इसका काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है। चलो आगे लेक्चर को और कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने अभी चार्ज की बात कर ली। अब चार्ज हमें डेली लाइफ में कैसे देखने को मिलता है? बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है। कई बार होता है कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, चलते चलते हमने किसी से हाथ मिलाया तो अचानक से हम दोनों को शॉक लग जाता है। ऐसा लगता है कि एकदम से करंट लगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चले 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 और गेट का जो नॉब होता है वो लोहे का होता है, तो जैसे ही उसको टच किया हमें थोड़ा सा शॉक लग गया। तो वहां पर क्या काम, क्या क्या माया बेटा? चार्ज है, क्योंकि हमारी बॉडी पे क्या एक्यूमुलेट हो गया? चार्ज, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत शॉक लगा होगा। अब उसको डिटेल में पढ़ना है हमें। तो अब हमें देखना है बेटा हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। आखिर कैसे चार्ज बनता है? तो अगर हमारे पास कोई भी मैटर है, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैटर मैंने ले लिया सोडियम, मैंने ले लिया सोडियम। हम ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम हो वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो सर इसमें चार्ज कहां से आएगा? चार्ज ऐसे आएगा बेटा कि किसी तरीके से अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, अगर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया मतलब चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दो तरीके से, या तो वो लेगा या तो वो देगा। अगर उसने गेन करा,
अगर मान लो कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से जानते हो भाई कि अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इसके सर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही सोडियम ने लूज करा इसके सर के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी इसके अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन थे तो क्या उसमें चार्ज नहीं था? नहीं। जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं आएगा। सही है यहां तक? तो वैसे तो इसका बड़ा फेमस एग्जांपल सबको पता ही है, Cl-। क्लोरीन क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए हम लोग क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। सोडियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो दो तरीके के चार्ज बन गए, देखो यहीं पर हमें दिख रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे बना होगा? जब उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया होगा, और नेगेटिव चार्ज कैसे बना होगा? जब इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया। तो आई होप सबको यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे बनता है। बाय डिफॉल्ट कोई भी बॉडी हमेशा क्या होती है, यह बात सब याद रखें, कोई भी बॉडी बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। तो अगर चलते चलते आपके ऊपर किसी ने एक गुब्बारा जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भर के आपके ऊपर फेंक दिया और बोल दिया हैप्पी होली, तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? जैसे ही वो गुब्बारा आपके सर पे लगा आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपकी बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। तो समझ में आया सबको? इलेक्ट्रॉन का लेना देना, ट्रांसफर, तभी क्या बनता है, चार्ज बनता है। तो यहां तक सबको क्लियर होगा। और ये भी सबको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज को हम लोग केटाइन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को एनाइन बोलते हैं। खैर ये केमिस्ट्री का इश्यू है, इसमें हमें ज्यादा डील नहीं करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा इसमें। तो हम लोगों ने चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है वो भी देख लिया। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जैसे जैसे ये प्रॉपर्टीज आगे बढ़ती जाएंगी आप लोगों को चार्ज के बारे में और बातें पता चलेंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये तो बहुत आसान है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब देखो इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो जब यूनिवर्स बनी होगी तो एक बिग बैंग हुआ होगा, उस टाइम पे जो चार्ज बना है वो चार्ज आज तक चल रहा है। यानी कि वहां वाला चार्ज ना तो बना ना तो घटा, आज तक चल रहा है। तो सर वो कैसे चल रहा है? किसी ना किसी फॉर्म में, किसी सोडियम में चला गया होगा, हमारी बॉडी में आ गया होगा, लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको एक और अच्छे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर मैंने कुछ चार्ज भर दिए हैं, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज। अच्छा, और एक दूसरा डब्बा है उसके अंदर मैंने Q3 चार्ज रखा है, Q5 चार्ज रख दिया और एक -Q चार्ज रख दिया है। अच्छा, यहां नोटिस करने वाली चीज क्या है बेटा कि हम लोग चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसका सिंबल है। चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से, Q उसका सिंबल है। और यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं, चार्ज की SI यूनिट भी क्या होती है, SI यूनिट होती है इसकी कूलम। कृपया ध्यान दें, आधे लोग पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है फिर भी कूलम की स्पेलिंग सही से नहीं लिख पाते हैं, तो कूलम की स्पेलिंग पर खासा ध्यान रखें। अच्छा, इसका सिंबल क्या है, अगर किसी को पूरा नहीं लिखना सेफ साइड के लिए कैपिटल C लिख देंगे। इसकी एक यूनिट और होती है, इसको बोलते हैं CGS यूनिट। वो क्या होती है, EMU। हालांकि ये कोई इस पर ज्यादा कोई डिस्कशन होता नहीं है, बस जस्ट नॉलेज के लिए है कि CGS यूनिट क्या होती है, EMU होती है। सही है। तो हम बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो जैसे मान लो ये डब्बा A है, ये डब्बा B है। मान लो इस डब्बे को आज मैंने यहां पर रखा है और आज से 200 साल के बाद, काफी लंबा टाइम है, 200 साल के बाद जब मैं इस डब्बे को खोलूंगा तो यहां पर जितने टोटल चार्ज थे, आखिर यहां पर टोटल चार्ज थे कितने सर, यहां पर थे Q1 था, Q2 था प्लस Q3 था। अच्छा, अब यहां पर कितने चार्ज थे 200 साल के बाद, टोटल
चार्ज कितने हैं, Q3 प्लस Q5। अच्छा ये नेगेटिव चार्ज ध्यान रखें, ये नेगेटिव चार्ज है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि ये चार्ज और ये चार्ज हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सेम रहेंगे। अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनवैलिड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इस एग्जांपल से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कहां देखने को मिलता है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, उसमें हमेशा चार्ज क्या रहते हैं, कंजर्व। अब इसकी बात करेंगे हम लोग एकदम लास्ट चैप्टर में, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे लास्ट चैप्टर में, जहां पर देखेंगे फ्यूजन और फ्यूजन। खैर ये बहुत बात का टॉपिक है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी सबको। अब बात करते हैं बेटा सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी इससे भी आसान है। सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव। ये लो, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। मतलब कि चार्ज को आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई एक आदमी के पास चार्ज है 3 कूलम, एक आदमी के पास चार्ज है -4 कूलम, एक तीसरा आदमी है वो भी अपने साथ चार्ज लेकर आ गया, कितना, 2 कूलम। तो अगर मैंने पूछा भाई टोटल चार्ज कितना होगा, तो सिंपल एलजेब्रिक एडिशन। अच्छा, इसी को स्टाइल मारने के लिए क्या बोल देते हैं, एलजेब्रिक एडिशन। तो बस जोड़ दो, 3 2 5 और 5 में से 4 गया 1, कितना आ गया, 1 कूलम। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी, एलजेब्रिक एडिशन। क्लियर है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से देखना बेटा, ये और इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा एलिमेंट्री चार्ज के। अब मैंने यहां पर कुछ 2-3 वर्ड लिख दिए जो हो सकता है कि आपके सर से बाउंसर गया होगा। पहली चीज ये इंटीग्रल मल्टीपल, दूसरी चीज एलिमेंट्री चार्ज। तो आराम से समझिएगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। तो मान लेते हैं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मान लेते हैं कि ये x है, इस x के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जब x ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तो x पर कितना चार्ज आया होगा, +1। ये +1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। और मेरे ख्याल से ये सबको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सही है यहां तक। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज। अगर ये 2 देता तो ×2, अगर ये 3 देता ×3, अगर ये 4 देता ×4। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि x आधा इलेक्ट्रॉन दे, हाफ इलेक्ट्रॉन? नहीं। ऐसा हो सकता है क्या कि x सवा इलेक्ट्रॉन दे, पौना इलेक्ट्रॉन दे, 2.5 इलेक्ट्रॉन दे, 4.5 दे? मतलब आप समझ पा रहे हैं, आप किसी स्टेशनरी के पास गए और आपने दुकान वाले से बोला कि भैया मेरे को 2.5 पेन दे दो, तो क्या आपको 2.5 पेन दे देगा? क्या पेन कभी 2.5 हो सकता है? क्या पेन कभी 1.5 हो सकता है? नहीं हो सकता। पेन क्या होगा, या तो पूरा 1 होगा या तो पूरा 2 होगा। तो वैसे ही बेटा किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इस एलिमेंट्री, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री, इस एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल, ये नंबर देख रहे हैं आपको 2 3 4, मैंने कहीं यहां पर 2.5 लिखा है क्या? नहीं। क्या मैंने यहां पर 3.4 लिखा है क्या? नहीं। तो ये जो 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? इंटीजर। अच्छा, अब इंटीजर है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब -1 -2 -3। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि इंटीजर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है? तो सर अब दोबारा से बताइए कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो अब ध्यान से देखना, अब मैं इस डायग्राम को मिटाने जा रहा हूं। अब मैं फाइनली कंक्लूड करने जा रहा हूं कि ये है क्या क्वांटाइजेशन। मतलब वो ये कह रहा है
कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो या तो एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होगा, या तो तीन से होगा, ऐसे चलता जाएगा। अच्छा ध्यान से देखना बेटा, मैंने यहाँ प्लस 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 यानी ये सारे पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो उस पर -1e, -2e, -3 चलता जाएगा, तो ये है उसका नेगेटिव चार्ज। तो क्या आप इसकी जनरल फॉर्म बना सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं, गिनती ही तो करनी है 1 2 3 4। तो एक काम करते हैं, Q बराबर, अच्छा ये साथ में E दिख रहा है सबको, यही है हमारा एलिमेंट्री चार्ज जो कि कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो मैं इसको लिख देता हूं n टाइम्स E। अच्छा अब ये n पॉजिटिव भी हो सकता है मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी हो सकता है मतलब नेगेटिव चार्ज। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अच्छा ये भी हो सकता, ऐसा भी समझ सकते हैं कि बेटा n की वैल्यू कभी भी 1/3, 5/2 मतलब फ्रैक्शन नहीं हो सकती है। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है। तो आई होप सबको क्वांटाइजेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी हमारी वो होगी कि चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, पर हम प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं तो उसमें पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो अब तक समझ गए होंगे कि पॉजिटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, नेगेटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। अच्छा बहुत ध्यान समझना बेटा, मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं और इस नोटेशन पे आपको कमांड होना चाहिए। जैसे मैंने बोला सपोज मेरे पास दो चार्ज है, टू चार्ज, एक है Q1 एक है Q2। अगर मैंने लिखा है Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि बेटा Q1 Q2 सेम चार्ज होंगे। सेम चार्ज मतलब अगर Q1 पॉजिटिव होगा, Q2 पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 0। अच्छा अगर Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करने पर 0 से छोटा आ जाए, अरे देखो भाई 0 से छोटे का मतलब होता है सिंपल नेगेटिव, मैथ में ऐसे लिखा जाता है। तो ये कब होगा? ये तभी होगा ना कि या तो Q1 पॉजिटिव हो जाए या तो Q2 नेगेटिव हो जाए। भाई प्लस को माइनस से इंटू करने पे तो नेगेटिव आता है, या फिर इसका उल्टा, ये माइनस और ये प्लस। तो आई होप ये नोटेशन आपको ध्यान रहेगा। अब से हम लोग इस नोटेशन का यूज करेंगे सेम चार्ज अपोजिट चार्ज बताने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को बेटा रिपेल करेंगे, और अगर मेरे पास अपोजिट चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसको सब 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लाइक लाइक रिपेल, अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट। तो मान लेते हैं मैंने लिखा Q1 Q2 इज लेस देन 0। तो क्या ये नोटेशन आप समझ पा रहे हैं कि Q1 Q2 लेस देन 0 मतलब बिल्कुल सही कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो क्या ये अपोजिट चार्ज हो गए? हाँ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब वो भी देखते हैं कैसे अट्रैक्ट करेंगे। मान लो मेरे पास एक स्फीयर है Q1 और एक स्फीयर है -Q2। अब ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव, तो ये इसको अपने पास बुलाएगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अपने पास बुलाना कि दूर भेज देना, अपने पास बुलाना। तो मैंने बोला ये Q1 Q2 को अपने पास बुलाएगा, तो ये चुप बैठेगा क्या? नहीं, ये भी इसको अपने पास बुलाएगा। तो देखो समझ में आ रहा है सबको कि ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं तभी तो पास पास आ रहे हैं। दूसरा देखते हैं जरा, अगर मैं बोलूं Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, यानी अब आपको समझ में आ रहा है कि दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। तो ले लेते हैं, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव हर कोई कराता है, हम नेगेटिव से कर लेते हैं। -Q1 -Q2,
क्योंकि ये दोनों बेटा कैसे हैं, सेम चार्ज हैं, इसका मतलब ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बोलेगा जा यहां से। तो ये इसको जब दूर भगाएगा तो अपने से ये वाला जब इसको दूर भगाएगा तो ऐसे भगाएगा, और ये वाला इसको दूर भगाएगा तो इधर भगाएगा, इस तरीके से। तो अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही ये दो चार्ज एक दूसरे के सामने आए, ये एक दूसरे को भगाने लग गए, पास बुलाने लग गए। तो बेटा इसी को तो बोलते हैं फोर्स, यानी इसने इस पर फोर्स लगाया अपनी तरफ, तो इसने बोला आ बेटा मैं भी तेरे पे अपनी तरफ फोर्स लगाता हूं। इसने बोला मैं तेरे को अपने से दूर भगा रहा हूं, तो इसने बोला मैं भी तेरे को अपने से दूर भगा रहा हूं। तो यहां पर एक नई तरीके की फोर्स आ गई, और इसी फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या मतलब हुआ इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि जब आपका चार्ज रेस्ट पर होगा तब अगर वो एक दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाए तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी इसने इस पर एक एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाया, बदले में इसने भी इस पर एफ इलेक्ट्रिक लगाया, इसने इस पर एफ इलेक्ट्रिक लगाया, इसने भी इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, अभी 10 मिनट पहले हमने जो बात करी कि चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिससे वो फोर्स लगाता है, यही तो है फोर्स। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर चार्ज मोशन में है तो वो चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज। मैं यहां पर किताबी डेफिनेशन का यूज नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें डायरेक्ट काम की चीज बता रहा हूं कि मान लो कि अगर ये कोई आदमी है, मान लो आदमी क्या, ये अपना उसेन बोल्ट है ना, बहुत तेज भागता है, ये इधर भाग रहा है कितने की स्पीड से, 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मैंने इसके सर पर एक 10 कूलम का चार्ज रखा, तो अगर ये आदमी भगेगा इसका मतलब चार्ज भी 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ेगा। तो थोड़ी देर के बाद ऐसा नहीं है कि हुसैन बोल्ट के सर पे ये 10-12 बन जाएगा, ये 10-8 बन जाएगा, ये अभी भी कितना रहेगा, 10 कूलम रहेगा। पर अगर मैं ये चीज मास के लिए बोलता, बट फॉर मास, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, या नहीं भी पता होगा तो आज इस बात को समझ लेते हैं कि मास चेंज होता है बेटा। चेंज कब होता है? जब वो मोशन में आता है। तो बड़ा फेमस आइंस्टाइन का इक्वेशन है, मैं वो भी लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। m इक्वल्स टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। क्या मतलब हुआ इसका? ये है आपका मास जब ये कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो। किसमें हो? मोशन में हो। ये कौन सा है? मान लो भाई थोड़ी देर के लिए वो रुका था तो रेस्ट पर था, तो जैसे ही वो रेस्ट पर था उसके नीचे मैंने तराजू रखा और उसका मास ले लिया, तो इसी को बोलते हैं बेटा रेस्ट मास। तो सबको दिख रहा होगा, ये v मतलब वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की, c सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे v चेंज होगा इसका मतलब मास भी चेंज होगा, लेकिन चार्ज के लिए ये बात ट्रू नहीं। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अब जरा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है सभी चैप्टर्स के लिए, जिसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पर होगा तो उसमें से निकलेगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थोड़ा पेशेंस रखें, 1-2 लेक्चर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करेंगे, वहां पर क्लियर होगा। दूसरा, अगर चार्ज मोशन में आ जाए, मोशन में आ जाए, अब काइनेमेटिक्स हर कोई पढ़कर आया है, सबको पता है मोशन में 2 तरीके से आ जाता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और एक एक्सेलरेटेड के साथ, है ना। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज ट्रेवल कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेगा ये, प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेगा। लेकिन जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल रहेगा, सब ध्यान रखेंगे,
मैग्नेटिक फील्ड, ये 10th क्लास में सब पढ़कर आए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकालेगा। अब थोड़ा बहुत इसमें 11th क्लास की केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन हम इसे और डिटेल में डील करेंगे अपने ही फिजिक्स में। ये फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, या ऐसा समझ लो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, वहां पर इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में बात कर ली है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो बहुत जरूरी है ताकि आपका सारा कंसेप्ट ब्रश अप हो जाए। तो इस पे कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 1 सीधा सीधा बोलेगा फाइंड चार्ज इफ 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन मूव्स, या फिर ट्रांसफर। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि अगर 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो गए तो चार्ज कितना रहेगा। अभी पढ़ा हम लोगों ने, किसी भी बॉडी का चार्ज बराबर प्लस माइनस एन। अब देखो ये सबको दिख रहा होगा, ट्रांसफर है तो हो सकता है ये चार्ज पॉजिटिव हो सकता है ये नेगेटिव हो। अपने को इतने झमेले में नहीं जाना, अपने को सिर्फ ये रखना है कि n कितना है, 10 की पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ध्यान रखें मैंने डेटा बहुत आसान सा लिया है, कैलकुलेशन आसान हो सके। ये इसको काट देगा, कितना मिलेगा 1.6 कूलम। पहला एकदम लल्लू न्यूमेरिकल था, क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड चार्ज ऑन 36 ग्राम ऑफ H2O। अब ये तो फिजिक्स का सवाल नहीं रहा, अब ये आ गए हम लोग अपने केमिस्ट्री में। 36 ग्राम ऑफ H2O, अब ये नॉर्मली ऐसा सवाल नहीं होगा। पहली चीज तो जैसे ही हो सकता है कुछ बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया, कुछ बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन कोई अगर शुरू से देख रहा हो तो ध्यान से देखे, या जिन्होंने कर भी लिया हो वो इसका आंसर निकालने में लग जाएंगे। पर ध्यान से देखो मैंने बोला क्या है, मैंने बोला है चार्ज ऑन 36 ग्राम H2O। तो भाई H2O तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो उसका चार्ज कितना होगा, 0। अब आधे बच्चे लग जाएंगे इसमें दंदनाते हुए, Q बराबर NE, नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा इसमें जो N होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। कहां है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, हमने तो नहीं दिया इसके अंदर, तो इसका मतलब इस पर नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। हाँ, अब अगर मैं ये बोलूं जैसे, अच्छा सोच के बताओ अगर इस पर नेट चार्ज 0 होगा वो क्यों 0 होगा। इसका मतलब हम जानते हैं कि किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव, दोनों ही होते हैं। अगर इस पर नेट चार्ज 0 है मतलब ये रहा होगा कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे वो बराबर रहे होंगे किसके, नेगेटिव चार्ज के। ऑब्वियस सी बात है, अरे भाई 10 माइनस 10 कितना होता है, 0 होता है, तभी तो 0 आएगा। तो मैं ये बोलूं अगर कि H2O में कितने पॉजिटिव चार्ज हैं कितने नेगेटिव चार्ज हैं, तो हम सवाल को डील कर सकते हैं। तो अब ये डील करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं अब कि H2O के अंदर कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, यानी इन शॉर्ट कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन। ठीक है, तो मैंने बोला अब इस H2O में बेटा ध्यान से देखना, H2O में मुझे पहले ये पता करना होगा कि भाई कितने मोल्स हैं, फिर पता करना होगा ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, फिर पता करना होगा कि भैया आपके एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ये फ्लो चार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, इसको ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले मोल्स निकालने हैं, फिर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, फिर एक मॉलिक्यूल में। अब ये तो केमिस्ट्री का ही टॉपिक आ गया तो ज्यादा ही अच्छे से आता होगा आपको। अब ध्यान से देखना मोल्स कैसे निकलता है। मोल्स निकलता है कितना मास, भाई गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना मास मैंने क्वेश्चन में दे रखा है 36, मोलर मास कितना होता है 16 और 2 18। ध्यान से देखना बेटा, मैंने थोड़ा सा स्मार्टली गेम खेला, मैंने 36 दिया है ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं आती है, पर आपका टाइम वेस्ट ना हो, कंसेप्ट ही जरूरी है। तो आपको मोल्स निकल गए, अब आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो आपके कितने मोल्स निकले हैं 2,
एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, वही जो भी अराउंड 2023, ये आपका मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। पर ध्यान रहे हम अभी इसकी बात भी करेंगे, तो आराम से समझते हैं कि भाई H2O में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो भाई देखो, ऑक्सीजन में कितने रहे होंगे 8, हाइड्रोजन में 1, पर ऐसे हाइड्रोजन 2 है तो 2, कितने हो गए 10। अब ये तो हर बच्चे को पता है कि भाई अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 10 प्रोटॉन भी तो रहे होंगे, या ऐसे समझो 10 नेगेटिव हैं तो 10 पॉजिटिव रहे होंगे, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो यहां से मुझे n की वैल्यू मिल गई कितनी 10। तो फाइनली चार्ज बराबर क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, कितने मोल्स 2, कितने मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस तरीके से आपका फाइनल चार्ज निकल कर आएगा। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब एक छोटे से टॉपिक की और बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ये कंप्लीट वीडियो रहेगा बेटा, इस पूरे वीडियो में चार्ज से रिलेटेड सारी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी सी बात करके छोड़ देंगे, पूरी बात करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, हाँ जी, कितने तरीकों से चार्जिंग कर सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान देने की बात है कि पहला तरीका जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। केमिस्ट्री में ये सुन रखा है सबने। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब हमारे पास एक मेटल होगा, उस पर हम भर भर के एक लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही उन्होंने लाइट को देखा पागल हो गए, लाइट को एब्जॉर्ब किया, बाहर निकल गए। तब आप सब बताओ, जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मेटल पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम लोगों ने चार्ज बनाया। तो पहला मेथड क्लियर हो गया होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, इसकी डील भी करेंगे, इसको हम लोग बेटा पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, सही है। नेक्स्ट, थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है? थर्मियोनिक एमिशन कुछ नहीं करना, कोई भी मेटल लो, मस्त उसको चूल्हे पे रखो, गैस ऑन करो और गर्म करते रहो। गर्म करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी को या इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा कि यहां से पट से बाहर निकल जाएगा। तो फिर से इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यानी थर्मियोनिक एमिशन का मतलब होता है ड्यू टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की वजह से जब चार्ज बनता है तो उसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। अब ये क्या होता है? ये भी और कुछ नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास एक मेटल है, मैंने क्या करा, यहां पर एक प्लेट रखी, यहां पर एक प्लेट रखी और इसको एक हाई बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब हाई का मतलब देखिएगा, हाई मतलब लगभग इतना 25,000 वोल्ट। तो इतने वोल्टेज से जब मैं इस दोनों प्लेट को कनेक्ट करूंगा तो एक हाई अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, यहां के इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके चली जाएगी। भाई हमारा टारगेट क्या है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। अब जैसे ही ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये 3 मेथड क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग मेथड बाय फ्रिक्शन। देसी मेथड है ये सबने किया होगा, मेथड बाय फ्रिक्शन। मेथड बाय फ्रिक्शन जाना पहचाना मेथड है, नॉस्टैल्जिया हो जाएगा सबके साथ। ध्यान से देखना, क्या करना है, बस 2 बॉडीज को रब करना है। क्या किसी ने बचपन में ऐसा किया था, एक स्केल लिया, अपने सर पे लिया और खूब उसको रगड़ा, जोर से रगड़ा, और फिर नीचे पेंसिल के छिलकों पे जब लेकर आए तो देखा वो उसको खींच ले रहा है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपने किया क्या, जब आपने स्केल को अपने सर पे बहुत जोर से रगड़ा तो आपने क्या करा, रबिंग के टाइम पर सम इलेक्ट्रॉन गेट डिटैच्ड फ्रॉम वन बॉडी एंड ट्रांसफर टू अनदर बॉडी।
तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरी बॉडी पे चला गया, तो दोनों के पास ही चार्ज आ गया। तो इसी को बोलते हैं क्या, रबिंग मेथड या फिर फ्रिक्शन मेथड। अब इसका बड़ा फेमस एग्जांपल है, इफ पॉसिबल आप उसको याद भी रखें। जैसे अगर मैंने सिल्क के कपड़े से किसी ग्लास रॉड को रब किया तो क्या होगा, सिल्क नेगेटिव चार्ज ले लेगा और ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, सिल्क ने अगर नेगेटिव लिया तो इसका मतलब पक्का सिल्क ने ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो ग्लास रॉड पर आ गया पॉजिटिव, सिल्क पर आ गया नेगेटिव। तो फ्रिक्शन मेथड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन बोले तो यानी टचिंग मेथड है ना, इसमें टच करवाना है, टचिंग मेथड। करना कुछ नहीं, अभी भी वही काम। लेट्स से कि मेरे पास एक कंडक्टर है कोई, ये कंडक्टर ए है, और एक मेरे पास दूसरा कंडक्टर बी है, और मान लेते हैं कि बी कंडक्टर पर पहले से ही भर भर के पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे। तो मैं क्या करूंगा, अपने एक कंडक्टर को धीरे धीरे लेके जाऊंगा और बी से टच करवाऊंगा। तो मैंने क्या करा, ए और बी, ये बी कंडक्टर, ये ए कंडक्टर। अच्छा, अब आपने एक प्रोसेस सुना होगा जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाए ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो यहां देखो, यहां भर भर के पॉजिटिव है, इस गरीब के पास तो है ही नहीं, तो डिफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां से कुछ पॉजिटिव इस पे चला जाएगा और कुछ पॉजिटिव इस पे बचा रहेगा। अब मैंने जैसे ही दोनों को अलग किया तो देखो, अब दो इसके पास भी पॉजिटिव और इसके पास भी पॉजिटिव। तो यहां पर मैंने क्या करा, टच करवाया, किसको, कंडक्टर को, तो मेरे पास दोनों पे चार्ज मिल गया। यहां पर क्या हुआ, चार्ज का डिफ्यूजन हो गया। क्या हो गया, डिफ्यूजन। अब बहुत ध्यान से समझना, यह मेथड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर बनते हैं दो केस। केस नंबर वन। अब ऐसा मत सोचो कि खाली थ्योरी बैठ के डिस्कस करें, नहीं, जहां न्यूमेरिकल होगा, जहां कंसेप्ट आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। ध्यान से पहला केस, अगर मेरे दोनों कंडक्टर आइडेंटिकल हो गए। ये आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, जुड़वा नहीं बेटा, आइडेंटिकल का मतलब हो गया दोनों का साइज क्या रहेगा, सेम। ये साइज सेम का मतलब दोनों का रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब ये बात आप अच्छी समझ पा रहे होंगे कि आइडेंटिकल का मतलब दोनों का रेडियस सेम। तो मान लेते हैं कि एक कंडक्टर ए है, एक कंडक्टर बी है, इस पर पहले से Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, और दोनों आइडेंटिकल हैं। तो मैंने बोला इसका रेडियस R, इसका रेडियस R। अब बाय डिफॉल्ट Q1 पे पॉजिटिव, Q2 पे भी पॉजिटिव। जब मैंने इनको टच करा और टच करके जब इनको मैंने सेपरेट किया, पहले मैंने इनको क्या करा, टच किया, फिर मैं जब इनको सेपरेट करूंगा बेटा, तो बहुत ध्यान से समझना, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों होगा, अरे भाई अभी तो पढ़ा डिफ्यूजन। तो रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो इस पर आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 और इस पर भी आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। शायद आप समझ पा रहे होंगे, ये मैंने एवरेज लिखा है। तो जब कंडक्टर आइडेंटिकल होंगे तो दोनों पे जो नया चार्ज, मैं और डिटेल में लिख रहा हूं, ये क्या है, न्यू चार्ज, ये भी क्या है, न्यू चार्ज। कितना आएगा, दोनों का एवरेज। अब इसी को किताब में एवरेज लिखा होता है, हमने यहां पे इसको डायग्राम समझ लिया। नेक्स्ट, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, इस पर है पॉजिटिव, इस पर है नेगेटिव, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या करेंगे, सिंपल, दोनों को पहले टच करवाओ, है ना, टच करवाना बहुत जरूरी है। टच करवाया, टच करा के जब मैंने इनको अलग अलग किया, अब भाई एवरेज लेना है। एवरेज का मतलब जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो भाई जोड़ोगे तो क्या होगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 और इस पर आएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो आप लोगों को आइडेंटिकल कंडक्टर में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा।
अभी इस पे अच्छे अच्छे सवाल बनाएंगे कब, जब हम लोग कूलम फोर्स पढ़ेंगे। केस नंबर 2 की बारी। केस नंबर 2, अनआइडेंटिकल कंडक्टर। ये अनआइडेंटिकल क्या हुए? अरे भाई सिंपल, एक का रेडियस r1, एक का रेडियस r2, इस पे q1, इस पे q2। जब मैंने दोनों को टच करा, अच्छा और सुने, हो सकता है कभी कभी ना टच करवाने का एक तरीका और भी होता है, वो यही देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको और इसको एक वायर से जोड़ा ऐसे, और ये इसका स्विच बना दिया। ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है। जैसे ही मैंने इसको यहां टच करा, इसका मतलब ये और ये टच कर गए। बेटा ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि दो बॉडी को टच करने का मतलब ऐसे टच कराना। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक तार लगा दो। अगर मैंने उस तार को दोनों से छुआ दिया, टच करवा दिया, मतलब इनडायरेक्टली दोनों ने एक दूसरे को टच कर लिया। ऐसे केस में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके लिए हमें दो कंसेप्ट यूज करने हैं। एक तो हमें यूज करना है पोटेंशियल कंसेप्ट, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये कहां पढ़ेंगे, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब हम लोग इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो वहां पर इसको डील करेंगे। अभी कराने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो उनके लिए तो लग रहा होगा सर जी पोटेंशियल क्या है। तो आने वाले लेक्चर में इसको डील करेंगे, पर इसको नोट जरूर करें कि जब अनआइडेंटिकल होगा तो इस तरीके से हम लोग नया चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट निकालेंगे। चलिए, एक लास्ट मेथड और रह गया है। लास्ट मेथड जिसका नाम है फ्रिक्शन बाय इंडक्शन, सॉरी चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये लास्ट मेथड है, ध्यान रखें। हालांकि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर थ्योरी के हिसाब से तो इंडक्शन में इसका नाम ही क्या है, विदाउट टचिंग, यानी बिना टच किए। अब बिना टच किए कैसे होगा, आइए इसको डील करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक खूबसूरत सा कंडक्टर है, पर मैंने यहां पर एक इंसुलेटर रॉड लगा रखा है। ये इंसुलेटर किस लिए, ताकि बेटा यहां से चार्ज कहीं इधर उधर भाग ना जाए। इसके ऊपर मैंने मान लो ये कंडक्टर है, लेट्स से ये कंडक्टर है। मैंने क्या करा, धीरे 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 एक रॉड थी मेरे पास। कैसी रॉड थी, जिस पर भर भर के पॉजिटिव चार्ज था। अब मैं इस रॉड को इस पर टच करवा दूंगा तो ये तो पिछला वाला मेथड बन जाएगा, टचिंग मेथड। हमें टच नहीं कराना। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा पास लेकर आऊंगा, क्या होगा, इस रॉड के पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबको अपनी तरफ बुलाएगा, सबको अपनी तरफ बुलाएगा। तो अचानक से क्या हो जाएगा, यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया तो वहां पर नेगेटिव चार्ज, और कहीं पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज। तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ गए, तो यहां पर क्या बचा, कद्दू नहीं, यहां पर बचा पॉजिटिव। क्या बचा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्या बता रहा है, ये बता रहा है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज से याद रखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कब हुआ बेटा, ये जब मैं एक रॉड लेकर आया। तो अब ध्यान से देखो, आपके इसी कंडक्टर में एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं बेटा पोलराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन पे और डिटेल में बात करेंगे, सेम एज यूजुअल, जब हम लोग कैपेसिटर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पर अभी के लिए ये समझेंगे, पोलराइजेशन ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मटेरियल। कोई कोई मटेरियल बड़े साधु टाइप के होते हैं, आसानी से अपना चार्ज पोलराइज कर देते हैं। कुछ बहुत ढीठ होते हैं जो जल्दी करते नहीं है, तो वो हम डील करेंगे कैपेसिटर चैप्टर में। उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो नेक्स्ट आगे लेक्चर में। तो यहां तक हम लोगों ने बेटा चार्ज के ऊपर बहुत सारी बातें कर ली। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने कूलम फोर्स के बारे में। ओके, थैंक यू।